अब हम लोग देखते हैं 2025 में पूछे गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का विश्लेषण। आपसे सबसे पहला जो प्रश्न पूछा था शॉर्ट आंसर में, वह है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें और संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की एक उत्कृष्ट नगर योजना और जल प्रबंधन प्रणाली का एक अद्भुत उदाहरण है। यह ईंटों से निर्मित एक आयताकार जलाशय है। हमने यहाँ पर एक फिगर आपको जो है वह जलाशय का जो है स्नानागार का वह यहाँ पर हम लोग फिगर डाल दिए हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए कि यह जो स्नानागार बना हुआ है, इसकी लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है और यह जो गहरा है वह 2.43 मीटर है। अगर आप इतना एग्जैक्ट नहीं लिख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा अपने आंसर में लिखेंगे, इतना भारी भरकम एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखना है। सीधा लंबाई लिखिए 12 मीटर, चौड़ाई जो है वह 7 मीटर है और गहरा 2.4 या ढाई 2.5 कर दीजिए, आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके लिए कोई गलत इसको कोई मार्क्स नहीं काटे जाएँगे। तो हम लोग देखें कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार 11.88 मीटर या 12 मीटर लंबा, 7.01 मीटर या 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा, ठीक है? हाँ, यह इसमें जो है वह चारों ओर कमरे बने हुए थे। इस स्नानागार के चारों ओर कमरे बने हुए थे। यहाँ से जल निकास के लिए नाली बना हुआ था और जल निकास के लिए नाली बना हुआ था और एक जगह जो है वहाँ पर ताजे जल स्रोत का भी प्रबंध किया गया था। संभवतः इस जो स्नानागार का है, यह प्रयोग सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। ठीक है? जिससे स्पष्ट होता है उस समय के लोग स्वच्छता और सामूहिक गतिविधियों को महत्व देते थे। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक के धम्म का उल्लेख करें। अशोक का धम्म बौद्ध साहित्य, राहुलवाद सूत्र और जो है दीघ निकाय के लखन सूत्र चक्रवर्ती से प्रभावित है। यह कोई नया धर्म न होकर सभी धर्मों के नैतिक व्यवस्था या आचरण संहिता थी। इस धर्म का प्रतिपादन अशोक ने तात्कालिक सामाजिक तनाव और संकीर्णवादी विवादों को समाप्त करने के लिए किया था। अपासिन में पापों से बचना, दुर्गुण, जन कल्याण करना, प्राणियों के प्रति दया, दान की भावना, ये सभी हैं धम्म। अशोक धर्म के प्रमुख सिद्धांत है सहिष्णुता। अशोक बोलता है कि सभी धर्मों के प्रति समान और सहिष्णुता की नीति अपनाना है। सभी जो है संप्रदाय के प्रति सम्मान के दृष्टिकोण अपनाना है। किसी भी व्यक्ति को जो है निंदा नहीं करना है। अहिंसा, अहिंसा अशोक ने ना केवल जो है वह मनुष्यों के प्रति हिंसा, बल्कि जानवरों के प्रति भी हिंसा को त्यागने की बात कही है। और अशोक विश्व में पहला वह राजा है जिसने मनुष्य के लिए ही अस्पताल नहीं, जानवरों के लिए भी इसने अस्पताल की व्यवस्था कराई है। विश्व का पहला ऐसा राजा है जिसने जानवरों के लिए भी जो है वह अस्पताल बनाया है। माता-पिता और बड़ों का सम्मान करना, दया और दान, सत्यवादिता और ईमानदारी, सामाजिक कल्याण, ये सभी जो है वह कुछ अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएँ थी। द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक स्वयं पूछता है कियमचु धम्मे, धम्म क्या है? और दूसरे और 7वें अभिलेख में इसके स्वयं उत्तर देता है अपासिन में बहु कथाने दया दाने सचवे सोचवे साधवे माधवे साधवे च। अब आपके जो है प्रश्न संख्या 41 यहाँ पूछा गया है हीनयान और महायान में अंतर क्या है? तो हम लोग देखते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है। हीनयान एक तरफ है हीनयान और दूसरी ओर महायान है। हीनयान इनका अंतिम लक्ष्य है अहर्त बनना, जिसका अर्थ होता है व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करना, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्त करना। वहीं महायान का अंतिम लक्ष्य है बोधिसत्व प्राप्त करना, जिसका अर्थ होता है दूसरों को भी निर्वाण प्राप्त करने में मदद करना। खुद को अगर इसके लिए निर्वाण अगर स्थगित करना पड़े तो उसको स्थगित कर लेना है, दूसरे को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करना। यह जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है हीनयान और महायान में यही है। दूसरा जो है
वह बुद्ध के प्रति दृष्टिकोण। हीनयान के लोग बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, बुद्ध को एक महान शिक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, जिन्होंने मोक्ष के मार्ग को खोजा है। ठीक है? वहीं अगर महायान संप्रदाय के लोग हैं, वह बुद्ध को एक दैवीय और सर्वव्यापी सत्ता के रूप में देखते हैं और भगवान के रूप में इनकी पूजा करते हैं। ये दूसरा जो है, वो बड़ा डिफरेंस है हीनयान और महायान में। हीनयान के लोग मूर्ति पूजा पर कम जोर देते हैं, व्यक्तिगत ध्यान और नियमों के पालन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं जो महायान के लोग हैं, वह बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का व्यापक रूप से पूजा करते हैं। तीसरा, अगर हम लोग ग्रंथों की बात कर लें, तो ग्रंथ में है जो है हीनयान के लोग, वह है पाली त्रिपिटक को अपना मूल ग्रंथ मानते हैं। ठीक है? वहीं महायान के लोग हैं, त्रिपिटक के अलावा कहीं भी ऐसे महायान सूत्र हैं, उनको स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार उन लोग अपनी जो है वह बात करते हैं। मोक्ष का मार्ग है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर है निर्वाण व्यक्तिगत प्रयास या आत्मनियंत्रण से प्राप्त किया जाता है। महायान के लोग बोलते हैं कि मोक्ष के लिए बुद्ध और बोधिसत्व की कृपा और सहायता को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम लोग भौगोलिक प्रचार को देखें, तो हीनयान के जो हैं, वह मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, इसमें प्रचलित है। इसे थेरवाद भी कहा जाता है, इसे थेरवाद भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग महायान का अगर हम लोग प्रसार देख लेते हैं, महायान यह जो है, वह पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि में प्रचलित है। तो ये आपका था हीनयान और महायान में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। गुरु नानक के प्रमुख उपदेश हैं, गुरु नानक के उपदेश सरल, गहन और मानवता के कल्याण पर आधारित थे। उनके प्रमुख उपदेशों को निम्नलिखित बिंदुओं से हम लोग संक्षेपित कर सकते हैं या समझ सकते हैं। एक ईश्वर में विश्वास, गुरु नानक का प्रमुख उपदेश है एक ईश्वर में विश्वास है, नाम जपना, स्मरण करना, तीरथ, कोई भी काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। चौथा है साझा करिए, हर चीज आपको जो है वह शेयर करिए। पहला अगर आप लोग देखेंगे ये सिख धर्म में, तो सिख धर्म में आपको जो लंगर वाली व्यवस्था है, वह साझा करने का बड़ा अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर आपको दिखेगा हर चीज़, भोजन या संसाधन, हर चीज़ को आपको जो है वह बाँटने की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, हर चीज़ को साझा करने का। तो ऐसा नहीं कि गरीब है तो वह गरीब ही रह जाए, आपको उसको भी मदद करके सहयोग करना है, ये गुरु नानक का प्रमुख उपदेश है। भेदभाव का विरोध, यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। कितनों अरबपति से अरबपति व्यक्ति हो या एक साधारण व्यक्ति हो, सभी लोग एक टाइप, एक साथ, एक लंगर में ही वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अन्य धर्मों में देखा जाता है कि अगर कोई बड़ा है, तो अगर किसी जगह दूसरे में, जैसे अगर हम लोग हिंदू धर्म में बात करते हैं, तो अगर कोई बहुत अमीर है, तो अपने लिए वीवीआईपी, उससे भी ऊपर एंट्री करवाता है। जबकि यहाँ पर जैन ये सिख धर्म में ये नहीं है। वहाँ पर सभी लोग सेवा के भाव से जाते हैं और वहाँ भेदभाव का विरोध है। नेक्स्ट में हम लोग देख ले रहे हैं, वह सत्य और अहिंसा। इनका नेक्स्ट उपदेश है सत्य और अहिंसा और सर्वधर्म समभाव। ये सभी कुछ जो है वह गुरु नानक के प्रमुख उपदेश हैं। जो अगला प्रश्न है, वह है विजयनगर के अमर नायक प्रणाली पर टिप्पणी लिखें। ये अमर नायक प्रणाली क्या है? विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली एक विशिष्ट सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। यह जो नायक प्रणाली है, अमर नायक प्रणाली, वह विजयनगर की विशिष्ट सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमर नायक प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता है भूमि का अनुदान। भूमि का अनुदान में क्या करता था कि राजा युद्ध में सेवाएं देने वाले सैनिक, अधिकारियों, नायकों को भूमि का अनुदान देता था और यह भूमि अमर कहलाती थी। इसलिए जिनको मिला उनको नायक कहा जाता था और जो भूमि मिली उस भूमि को अमर कहा जाता था। इसलिए इस व्यवस्था का नाम पड़ा अमर नायक प्रणाली। ठीक है? और यह जो अमर भूमि मिला है, वह अनुदान अस्थाई नहीं था। राजा जब तक चाहे उसे वापस ले सकता था। तो ये कुछ इसमें है। दूसरा है सेना की व्यवस्था। नायक को उस भूमि से जितना भी राजस्व, जितना भी इनकम प्राप्त होता था, उसके बदले में एक निश्चित संख्या में सैनिकों को तैयार रखना पड़ता था। और जब भी युद्ध के समय राजा को जरूरत होता था, वह उनसे
उपस्थित होने के लिए या उससे सेवा लेने के लिए कहता था और अमर जो नायक हैं, वो सेना तैयार रखते थे और राजा को सहयोग करते थे। तीसरी इसकी विशेषता है प्रशासनिक अधिकार। नायक उस क्षेत्र का प्रशासन भी संभालते थे, कर वसूलते थे, कानून व्यवस्था और स्थानीय विवादों का निपटारा करते थे। और इसका जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है विशेषता वह है राजा के प्रति निष्ठा। तो राजा जो है यह प्रणाली राजा और नायकों के बीच पारस्परिक विश्वास पर आधारित थी। नायकों को भूमि का स्वामित्व तो नहीं मिलता था, केवल उपयोग का अधिकार मिलता था। यह जो है वह अमर नायक प्रणाली की कुछ विशेषताएँ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्कन में हुए किसान विद्रोह के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर हम थोड़ा-सा काफ़ी लंबा लिख रहे हैं, इसलिए लंबा लिखना पड़ रहा है कि आप बहुत सारे आपसे कुछ मिसिंग हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा-सा समझ लीजिए, वहाँ आप लोग थोड़ा-सा शॉर्ट कर लीजिएगा और जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम से पहले हम लोग आपको थोड़ा-सा संक्षिप्त में भी हम लोग नोट्स देना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं कि दक्कन में हुए किसान विद्रोह के क्या कारण थे? दक्कन में 1875 में हुए किसान विद्रोह के पीछे कई गहरे और जटिल कारण थे, जो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों एवं साहूकारों के शोषण से जुड़े हुए थे। दक्कन में हुए किसान विद्रोह के क्या कारण थे? दक्कन में 1875 में हुए किसान विद्रोह के पीछे कई गहरे और जटिल कारण थे, जो ब्रिटिश शासक की आर्थिक नीतियों और साहूकारों के शोषण से जुड़े थे। अब दक्कन किसान के प्रमुख कारण क्या हैं? अत्यधिक भूमि राजस्व, इनसे काफ़ी अधिक टैक्स राजस्व की दरें बहुत ऊँची थी, किसान इसे चुकाने में असमर्थ थे। साहूकारों का शोषण, एक बार ये किसान किसान जो है वह साहूकारों से ऋण ले लिए, तो उनके ऋण के चंगुल में फँसते गए। इतना हाई इंटरेस्ट रेट था, वह उनको पे नहीं कर पाते थे। अनपढ़ और किसान जो है अनपढ़ किसान, इन लोग बॉन्ड में हस्ताक्षर या ठेपा कर देते थे और एक बार जब वह जो जाल में फँस गए, वह वापस नहीं निकल पाए। कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, अमेरिकी गृह युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय कपास की कीमतें गिर गई, जिससे किसानों की आमदनी काफ़ी घट गई थी। अकाल और प्राकृतिक आपदाएँ, 1832 से 34 के दौरान अकाल और पशुधन की मृत्यु ने किसानों को बर्बाद कर दिया। खाद्यान्न की कमी के बावजूद कर वसूली जारी रही। न्यायिक पक्षपात, दीवानी अदालतें अक्सर साहूकारों का पक्ष में फैसला देती थी, जिससे किसानों को न्याय नहीं मिलता था। बेगार और सामाजिक असमानता, किसानों को बिना भुगतान किए श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये सभी कुछ कारण हैं जो दक्कन में हुए किसान विद्रोह के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट प्रश्न है वह है 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारणों का कारण क्या थे? तो 1857 के तत्कालिक कारण क्या हैं? नेक्स्ट है 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है? 1857 के तत्कालिक कारण जो है वह है चर्बी वाला कारतूस। और इन सभी का आपको विस्तृत वीडियो आपको यूट्यूब चैनल ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे आप जा कर के आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको विस्तृत से आपको मिल जाएँगे चैप्टर वाइज़। अब हम लोग देख ले रहे हैं 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या हैं? तो 1857 के तत्कालिक कारण जो है वह है चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? वह ब्रॉन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाती है। एनफील्ड राइफल, नाम सुने होंगे? एनफील्ड। बुलेट देखे हैं बुलेट? बुलेट को भी एनफील्ड कहा जाता है। एनफील्ड मतलब नो फील्ड, किसी भी क्षेत्र में अगर हम बैटल में जा रहे हैं तो एनफील्ड नो फील्ड है, किसी भी जगह इस्तेमाल करने के लिए यही है। अंग्रेजों ने भी जो है ब्रॉन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाया था और इसके कारतूसों को उपयोग करने से पहले दाँतों से खींचना पड़ता था और अब सैनिकों में अफ़वाह फैल गई है कि जो एनफील्ड राइफल का जो कारतूस है, उसमें लुब्रिकेंट के तौर पर जो इस्तेमाल किया गया है, उसमें गाय और सूअर के चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। अब गाय जो है वह हिंदुओं के लिए पवित्र है, हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर जो है वह अपवित्र था। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा अफ़वाह फैल जाए कि जो कारतूस है
एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने के लिए जो आया हुआ है हथियार एनफील्ड राइफल, उसको कारतूस को प्रयोग करने से पहले हमको दाँतों से खींचना पड़ेगा और उस जो कारतूस में है, वह गाय और सूअर का चर्बी मिला हुआ है। कोई भी खींचना नहीं चाहेगा। इसी को देख कर के जो है सैनिक भड़क जाते हैं और इनसे सभी की धार्मिक भावनाएँ आहत हुई। सैनिकों में भारी असंतोष फैल गया और मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और देखते ही देखते यह विद्रोह एक व्यापक क्रांति में बदल गया। यह था आपका 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम से ही है सविनय, विनती के साथ हम कहते हैं कि अवज्ञा, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। ठीक है, ये क्या है? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक तरीके से उल्लंघन करना था। इस आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से किया जाता है। गांधी जी का मानना था कि नमक जो है वह प्रत्येक घरों में इस्तेमाल होता है। तो हम लोग ऐसे टॉपिक को चुने जिससे सभी लोग प्रभावित हों। इन लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन प्लस इसमें एक चीज ऐड कर दिया गया था, वह है किसी भी प्रकार का जो भी अंग्रेज कानून बना है, उन कानूनों को हम लोग नहीं मानते हैं। सबसे पहला जो इसके लिए टारगेट किया गया, उसको नमक को बनाया गया था। उस समय कोई भी जो भारतीय है, वह नमक नहीं बना सकता था और इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की लंबी यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र में पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ जहाँ-जहाँ जो भी जिस भारतीय को लगा कि आप जो भी आपको लगता है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ सकते हैं, आप तोड़िए। यह काफ़ी विस्तृत, काफ़ी सफल हो रहा था। इस आंदोलन में इसके और भी अतिरिक्त थे, तो ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन तो करना ही था। इसके अतिरिक्त कोई टैक्स नहीं देना है, कर नहीं देना है, विदेशी वस्त्रों और शराब का बहिष्कार करना है, सरकारी नौकरी और उपाधियों का त्याग करना है, ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार करना है, खादी और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। किसानों, महिलाओं, छात्राओं, श्रमिकों इन सभी को इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ना है। ये सभी कुछ जो है वह उम, सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अब नेक्स्ट में जो है, वह है आपका सेक्शन सी। नेक्स्ट में आपका सेक्शन सी और सेक्शन सी जो है, वह लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक क्वेश्चन को लगभग 250 शब्दों में उत्तर देना है। इन सभी के लिए अलग से आपको जो है, वहाँ पर अपने जो है, वो हमारा चैनल देख लीजिएगा, आपको सभी का उत्तर मिल जाएगा। कुछ जो प्रश्न 2025 में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के केवल हम लोग आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। पहला जो प्रश्न है 2025 में जैक एनुअल एग्जामिनेशन हिस्ट्री में जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह आपके सामने हैं। ये हम सिर्फ़ केवल आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आंसर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, वो सभी में लगभग जो है, वह उत्तर दिया हुआ है। और अगर किन्हीं को अगर नोट्स चाहिए, तो हमारा जो है वह टेलीग्राम टेलीग्राम से भी आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? पहला जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, वह है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। दूसरा जो है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है, महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेशों का वर्णन करें। महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेशों का वर्णन करें। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों के बारे में लिखें। और 50वां प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएँ बताएँ। नेक्स्ट में है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण
कारण तो मेन है वही है, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण अगर किसी भी जगह का अगर राजनीतिक स्थिति ठीक हो, सामाजिक स्थिति ठीक हो और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर कोई रुपया पैसा खूब बढ़िया तरीके से हो तो कोई क्रांति नहीं होगा। तो कारण सब कॉमन ही है, तो तरीका एक बार में आप सब आपको याद आ जाएगा। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण कौन-कौन है? इनका उल्लेख करें। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। ये सभी आपके प्रश्न लॉन्ग टाइप का है और इसमें से आपको 6 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस प्रकार का 2025 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम लोग 2024, 2023, 2022 इन सभी का विश्लेषण करेंगे और एक मैसेज है आपके लिए, कि अभी तक का जो एग्ज़ाम देखा गया है वह 2023 हिस्ट्री में जो 2023 का जो क्वेश्चन है, वह काफ़ी अच्छा है। एक बार आप लोग हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 2023 के प्रश्न पत्रों को आप लोग ज़रूर से आप लोग एक बार कंप्लीट बनाने की कोशिश करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।